नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नकमा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं बिहार की खबर से। यहां पर विधानसभा में आज काफी देर तक हंगामा रहा। विधानसभा में देर तक हंगामा चलता रहा और विपक्ष के विधायकों की इसमें पिटाई भी हुई है, यानी कि मारपीट होती रही। यहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पर पुलिस ये हरकत कर रही है। इसके पहले आरजेडी ने विधानसभा को घेरने का कार्यक्रम रखा था, जिसको लेकर भी खूब हंगामा होता रहा। विधानसभा में विधायकों की पिटाई। धरने पर बैठे विधायकों को बाहर खींचकर निकालती पुलिस। शूट कर रहे लोगों के मोबाइल भी छीनने की कोशिश। विधायकों को स्ट्रेचर पर ले जाने की नौबत आ गई। डीएम ने कहा कि इसको मारो, बस गाली गलौज किया, बड़ी बार छाती पर बूट रख के मारा। एसपी ये जाति नहीं है, लोकतंत्र की हत्या पुलिस ने कर दी। अरे कलेक्टर करा रहा है, एसपी करा रहा है, नीतीश कुमार गुंडों को भेजा है यहाँ पर। महिला सशक्तिकरण का ढोंग रचने वाली सरकार, ये सरकार महिला सुख की है। आप देखिए महिलाएं खड़ी हैं, सारी महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। सुरक्षा बलों ने महिला विधायकों को भी नहीं छोड़ा। बिहार विधानसभा में ऐसा नजारा शायद ही पहले देखा गया। मौका सशस्त्र पुलिस अधिनियम बिल पेश करने का था, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा था। इसके पहले आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम रखा था। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया और पानी की बौछार की। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को हिरासत में भी लिया गया। एक काला कानून पेश किया गया, जिसके विरोध में आज हम सब लोग खड़े थे। और बिहार के ही नहीं, देश के इतिहास में ऐसा होगा कि सदन के अंदर पुलिस को बुलाया गया, एसपी खुद वहां उपस्थित रहे, डीएम ने खुद विधायकों को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधायकों को घसीट घसीट के जो पीटने का काम किया गया, बाहर निकालने का काम किया गया। हमारी पूर्व मंत्री जो महिला अति पिछड़ा समाज से जो आती हैं, उन नीता देवी का बाल खींच के साड़ी खोल करके घसीट करके जो ले जाने का काम किया गया। आज का दिन जो है काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी। बिहार में इन दिनों नीतीश सरकार अपने रवैये से लगातार सवालों से घिरी रही है। उस पर लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का आरोप लगते रहे हैं। लेकिन मंगलवार को विधानसभा में जो कुछ देखने को मिला, वह जैसे सारी हदें पार करने वाला था। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिहार विधानसभा के हंगामे की इस तस्वीर को आपने देखा और उधर महाराष्ट्र की राजनीति में भी काफी उथल पुथल मची हुई है। पिछले कुछ दिनों से एक राजनीतिक हंगामा चल ही रहा है, आज ये कुछ और बड़ा हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार के सबूत लेकर चले आए। ये दावा भी किया कि इसकी जानकारी उद्धव ठाकरे को दी गई, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने की जगह जानकारी देने वाली अफसर का ही तबादला कर दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरुआत तो शरद पवार को जवाब देने से की, लेकिन फिर एक रिकॉर्डिंग की बात कहकर सबको चौंका दिया। ये कहानी ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट की है, जिसमें दावा किया गया है कि बिचौलिए ठेके पर इंस्पेक्टर से लेकर आईपीएस तक के तबादले करवाते हैं। ये रिकॉर्डिंग उस वक्त की स्टेट इंटेलिजेंस कमिश्नर ने करवाई थी। माननीय आर पाटिल जी के समय कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस वही सीओआई थी
श्रीमती रश्मि शुक्ला, और इसलिए उनको तीनों गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है। तो उनको जब ये जानकारी मिली कि एक रैकेट ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने बकायदा उसके बारे में डीजी साहब के ध्यान में ला कर दिया, और फिर नियम के अनुसार माननीय डीजी साहब ने उसमें थ्रू डीजी एक परमिशन एसीएस होम को मांगी कि ये सारे नंबर हमको इंटरसेक्शन पे लगा दे, और बकायदा एसीएस होम ने वो परमिशन दी। उस परमिशन के तहत जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी। बीजेपी ने दावा किया कि इस रिकॉर्डिंग की जानकारी अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री को थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई करने के बजाय ये फाइल गृह मंत्री को भेज दी। ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए, और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है, और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। लेकिन जब ये ध्यान में आया कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो डीजी साहब ने भी प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई, और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। इस तबादले घोटाले में जिन बिचौलियों के नाम हैं, उनसे एनडीटीवी ने संपर्क करने की कोशिश की। स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में जिन भी मिडिलमैन के नाम आए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। नवाज मनेरे के से बात करने की कोशिश की, उनको फ़ोन तो लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नवाज मनेरे इस समय फ़ोन पर नहीं है, वो जब आएंगे तो वो हमसे बात करेंगे। तमाम नंबरों पर बात करने के बाद भी किसी से संपर्क हो नहीं पाया है। सिर्फ एक व्यक्ति जो कि अभी शासकीय सेवा में भी हैं, स्टेनोग्राफर हैं, देवानंद भोजे, उनसे बात हुई। उनका कहना है कि वो अमरावती के जो एसपी ऑफिस है उसमें स्टेनोग्राफर हैं, ग्रेड 2 ऑफिसर हैं, और उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये इत्तेफाक महज है कि उनको कुछ वक्त पहले एक तरीके से गृह मंत्री का स्टेनो बनाने के लिए फरमान जारी हुआ था, लेकिन उनका कहना है कि उनको नियुक्ति कभी नहीं मिली। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका इससे लेना देना नहीं है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग के किसी खेल में शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री चुप हैं। एनसीपी कह रही है कि रिकॉर्डिंग्स करने वाली अफसर बीजेपी की चहेती थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कोई सिटिंग अधिकारियों के माध्यम से कर रही है, चाहे वो रश्मि शुक्ला हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे कमिश्नर जी हो। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट हो गया कि सरकार को बदनाम करना, डीस्टेबलाइज करने के लिए सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से बीजेपी के सामने आ गई। एंटीलिया मामले में एपीआई सचिन वजह की गिरफ्तारी और परमवीर सिंह के लेटर बम में फंसी महाविकास आघाड़ी सरकार के सामने अब विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने रिकॉर्डिंग बम फोड़ दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने सुबह मुंबई में खुलासा किया और शाम को दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह सचिव को सबूत सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की। यानी एनआईए के बाद अब ठाकरे सरकार पर सीबीआई की तलवार भी लटक सकती है। मुंबई से अभिषेक शर्मा और कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली का रुख किया और यहाँ पे आके उन्होंने गृह सचिव से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि सारे सबूत गृह सचिव को सौंप दिए गए हैं। गृह सचिव ने उन्हें कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। और मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से लैस गाड़ी और मनसुख हिरेन मौत मामले में एटीएस महाराष्ट्र प्रमुख जयजीत सिंह ने कहा है कि 8 तारीख की पूछताछ में सचिन वजे ने कार के इस्तेमाल से इनकार किया था। फिर एटीएस टेक्निकल जांच के बाद एक सिम कार्ड के जरिए बुकी तक पहुंची।
वहीं विनायक शिंदे ने मनसुख को कॉल किया और फिर हत्या को अंजाम दिया। एटीएस प्रमुख ने कहा है कि हमारे पास बहुत नाम और संदिग्ध हैं, सभी की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि 26 मार्च को हम एनआईए की अदालत से सचिन वजे की हिरासत की मांग करेंगे। और बंगाल के चुनाव की बात, मिथुन चक्रवर्ती के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस लगभग खत्म है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए 13 उम्मीदवारों की जो आखिरी लिस्ट जारी की, उसमें मिथुन चक्रवर्ती का नाम नहीं है। काशीपुर बेलगछिया सीट से शिवाजी सिन्हा लड़ेंगे। अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी बालूरघाट से मैदान में हैं। दार्जिलिंग सीट से नीरज तमांग को टिकट दिया गया है। और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अमित शाह ने एक रोड शो किया है। रोड शो में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। बंगाल की जो जंग है उसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। और चुनाव असम में भी हैं। 27 मार्च को असम में होने वाले पहले चरण के चुनाव से 4 दिन पहले बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में असम में विकास की जो गंगा बही है उसे और धार देने के लिए लोगों के सहयोग की जरूरत है। असम के लिए बीजेपी ने 10 संकल्प जारी किए हैं, जिसमें संकल्प ये है कि असम को बाढ़ मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए मिशन ब्रह्मपुत्र है। 30 लाख परिवारों को 3,000 रुपए महीना मिलेगा। नामघरों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। 8वीं क्लास से ऊपर की छात्राओं को साइकिल दिया जाएगा। एससी के निर्देशों के मुताबिक एनआरसी और घुसपैठ को रोकने का वादा है। परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर असम के लिए विभिन्न क्षेत्रों को मदद मिलेगी। 2 लाख सरकारी और 8 लाख प्राइवेट नौकरियां शुरू होंगी। स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। 10 लाख रोजगार का लक्ष्य है और असम में जमीन का मालिकाना हक देने का वादा है। और कोरोना की वैक्सीन को लेकर देश ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। अब 45 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा सकते हैं, भले ही उन्हें कोई और समस्या हो या नहीं। केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि 1 अप्रैल से 45 पार के लोग भी कोरोना का टीका ले सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। तो कोरोना से लड़ाई का इसे तीसरा दौर कह सकते हैं। पहले दौर में स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को टीका लगा। दूसरे दौर में 60 पार के बुजुर्गों और किसी बीमारी से पीड़ित 45 पार के लोगों को टीका लग रहा है। लेकिन अब 45 पार का हर शख्स भी टीका ले सकेगा। सरकार कह रही है टीके की कमी नहीं पड़ेगी। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे, सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था। अब तक करीब 4 करोड़ 44 लाख नागरिकों को एक बार वैक्सीन लग चुकी है, जबकि करीब 80 लाख लोग दूसरी डोज भी ले चुके हैं। कैबिनेट ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले बजट सत्र के दौरान भी कुछ सांसदों ने मांग की थी कि वैक्सीनेशन के लाभार्थियों के लिए जो नियम हैं उन्हें और सरल बनाना बेहद जरूरी है, जिससे कि देश में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक वैक्सीनेशन का फायदा पहुंच सके। अब कैबिनेट के फैसले के बाद ये उम्मीद है कि देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तेज होगी। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर शहीदी दिवस के मौके पर किसानों ने पगड़ी लंगर का आयोजन किया, जिसमें काफी तादाद में प्रदर्शनकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। 90 साल पहले आज के दिन ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो आज बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।